नमस्कार दोस्तों, जब बात कोविड के खिलाफ वैक्सीन लगवाने की आती है तो एक सवाल है जो शायद आप सबके मन में जरूर आया होगा। कौन सी वैक्सीन बेस्ट वैक्सीन है? अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो क्या आपको कोवैक्सीन लगवानी चाहिए या फिर कोविशील्ड लगवानी चाहिए, या फिर आपको उस रशियन या फिर यूएस में बनी फाइजर वैक्सीन का इंतजार करना चाहिए? इनमें से कौन सी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स सबसे कम है? तो आपके जो भी सवाल और डाउट्स हैं वैक्सीन को लेकर मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहूंगा। इस वीडियो में मैंने इंटरव्यू लिया है फेमस वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग का, और ये वीडियो बनाया है मैंने इन कोलैबोरेशन विद फार्म इजी, उनकी कैंपेन फार्म इजी कोविड फ्री इंडिया के लिए। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कोविड वैक्सीन और इसी से ही रिलेटेड चीजों के बारे में अवेयरनेस रेस करने के लिए। आप इनके इंस्टाग्राम पर इन्हें फॉलो कर सकते हैं या फिर इनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं वैक्सीनेशन और कोविड रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में बेटर आइडिया पाने के लिए। ये वैसे एक बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मेडिसिन ऑर्डर करवा सकते हैं ऑनलाइन और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बुक करवा सकते हैं। शुरुआत करते हैं साइड इफेक्ट्स के सवाल से। किस टाइप के साइड इफेक्ट सबसे कॉमनली देखने को मिलते हैं? जब हम कोई भी इंजेक्शन लेते हैं तो जहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है वहां पे दर्द होती है, थोड़ी सी सूजन हो जाती है। ये लोकल साइड इफेक्ट्स कहते हैं। और दूसरे साइड इफेक्ट्स होते हैं सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स, और इनमें ऐसा होता है कि बुखार हो सकता है, सिर दर्द हो सकती है, बहुत लोग थके हुए लगते हैं। ऐसा एक दो दिन के लिए रहता है, उसके बाद लोग ठीक हो जाते हैं। फाइजर और मोडर्ना की mRNA वैक्सीन में साइड इफेक्ट्स पहले डोज के साथ कम रहते हैं और दूसरे डोज के साथ ज्यादा रहते हैं। जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है उसमें साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं फर्स्ट डोज के साथ, और सेकेंड डोज के साथ कम होते हैं। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, और कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स सभी वैक्सीन के भी होते हैं। तो ये जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं ये कितने परसेंटेज लोगों में देखने को मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली? ये 10% से 35% लोगों में दिखाई देते हैं। एस्ट्राजेनेका के साथ कहा जाता है कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है बुखार का और हेडेक एक्सेट्रा, ये 3 लोगों में से 1 को हो सकता है। ये जो बहुत बहुत रेयर लेकिन जानलेवा साइड इफेक्ट्स हैं कोविशील्ड वैक्सीन के, इनकी बात मैंने इस वीडियो में करी थी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके वीडियो को देख सकते हैं अगर इस पार्ट को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो। लेकिन कोई ऐसा है कि अगर मुझे कोई पहले से प्रॉब्लम है तो इसके ज्यादा चांसेस हैं साइड इफेक्ट के? तो बहुत देखा है कि कोई रिस्क फैक्टर है, हमें पता चले कि इस व्यक्ति को ये साइड इफेक्ट होगा, दूसरे को नहीं होगा, इस कुछ अभी तक ढूंढा नहीं है। इसे कहते हैं इडियोसिंक्रेटिक। वी डोंट नो हु इट्स गोइंग टू अफेक्ट, सो देयर इज नो वे ऑफ प्रेडिक्टिंग। पर अब लग रहा है कि ये शायद क्लास इफेक्ट हो, मतलब कि जो भी एडेनोवायरस वेक्टर्ड वैक्सीन हैं इनमें शायद दिखाई देगा। तो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के साथ भी ये देखा गया है। तो कोवैक्सीन में भी ऐसा कोई साइड इफेक्ट है? अभी तक तो जानते नहीं है, पर करोड़ों लोगों को तो ये वैक्सीन अभी तक दी नहीं है। तो हमें नहीं पता उसके बारे में कि फ्यूचर में निकल आए, हो सकता है, पर ज्यादातर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन सेफ रहती हैं। वैसे ये जो सारी वैक्सीन हैं दोस्तों, इनके काम करने के तरीके के बेसिस पर इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जैसे कि हमारी कोवैक्सीन। एक वायरस को लैब में उगाया जाता है और इस वायरस को ट्रीट किया जाता है केमिकल से, जिससे ये इनएक्टिवेट हो जाता है, मतलब ये आपके लिए हार्मफुल नहीं रहता। और फिर इस वायरस को एज अ वैक्सीन इस्तेमाल किया जाता है, इस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को। कोवैक्सीन के काम करने का तरीका यही है। दूसरी कैटेगरी है वायरल वेक्टर वैक्सीन, जो हमारी कोविशील्ड है और रशिया की स्पुतनिक है, दोनों इसी कैटेगरी में आती हैं। इसमें होता क्या है, कोविशील्ड का एग्जांपल लेते हैं। कोविशील्ड में एक चिंपांजी अडीनो वायरस लिया जाता है। अडीनो वायरस बस एक फैमिली ऑफ वायरसेस का नाम है। एक चिंपांजी वायरस लेकर उसका जेनेटिक कोड हटाया जाता है और उस जेनेटिक कोड की जगह SARS-CoV-2 वायरस का जेनेटिक कोड डाला जाता है। SARS-CoV-2 वही वायरस है जिससे कोविड-19 होता है। तो एक चिंपांजी वायरस जिसके अंदर जेनेटिक कोड है SARS-CoV-2 वायरस का, ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर वैक्सीन की तरह काम करता है। इसे कहा जाता है वायरल वेक्टर वैक्सीन। ऐसा क्यों? वेक्टर शब्द याद है आपको दोस्तों? मच्छरों को अक्सर वेक्टर कहा जाता है डेंगू और मलेरिया का, क्योंकि ये मच्छर इन डिजीजेस को कैरी करते हैं और हमें इन्फेक्ट करते हैं। सिमिलरली ये जो चिंपांजी वायरस है ये वेक्टर का काम कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है। SARS-CoV-2 वायरस का जेनेटिक कोड हमारी बॉडी के अंदर डाल रहा है, जिससे हमारी बॉडी इम्यूनिटी बिल्डअप कर पाए। रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, लेकिन वहां पर चिंपांजी एडिनो वायरस की जगह इंसानों का ही एक एडिनो वायरस इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आती है तीसरी कैटेगरी वैक्सीन की, जो कि है mRNA वैक्सीन, जैसे कि फाइजर वैक्सीन और मोडर्ना वैक्सीन।
ये एक फोटो है आपके सामने SARS-CoV-2 वायरस की, जिससे आपको कोविड-19 होता है। ये जो बॉल सी शेप देख रहे हो, इसमें ये रेड रेड चीजें बाहर निकली हुई हैं। इन रेड रेड चीजों को कहा जाता है स्पाइक प्रोटीन। इन स्पाइक प्रोटीन से mRNA लिया जाता है, जिससे वैक्सीन बनती है। अब आप सब जानते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर DNA होता है, ऐसे ही वायरसेस के अंदर RNA होता है। और अगर आपने बायोलॉजी सही से पढ़ी है 11th-12th में, तो आपको पता होगा DNA डबल स्टैंडर्ड होता है, RNA एक सिंगल स्टैंड होता है। mRNA का मतलब है मैसेंजर RNA। तो इस स्पाइक प्रोटीन से mRNA को निकाला जाता है और यह आपकी बॉडी के अंदर वैक्सीन की तरह काम करता है। तो बेसिकली ऐसा है कि mRNA वैक्सीन्स, DNA वैक्सीन्स, वेक्टर्ड वैक्सीन्स सभी ऐसे काम करती हैं कि मैसेज हमें सेल के अंदर पहुंचाना है, ये स्पाइक प्रोटीन ऐसे बनानी है। तो ये मैसेज पढ़ के सेल ये प्रोटीन बनाता है। तो इसके साथ सेल्यूलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों बनते हैं। एक और बहुत बड़ा सवाल जो लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी वैक्सीन लूं अगर मेरे पास चॉइस है, तो कोवैक्सीन या कोविशील्ड, या फिर फाइजर का वेट करना चाहिए जब वो आएगी? फाइजर और मोडर्ना की वैक्सीन भारत में आएंगी नहीं। अगर आएंगी तो डोनेशन के रूट से आएंगी और वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो चॉइस हमारे पास नहीं। अगर चॉइस के बारे में सोचें तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन अगस्त या सितंबर तक और कोई वैक्सीन नहीं होंगी। वो रशिया वाले शायद गामालेया आएगी, पर गामालेया के डोजेस कितने सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी हमें अभी तक पता नहीं है। तो कितने डोजेस इंपोर्ट करेंगे, कितने डोजेस सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, स्टेट्स कितना परचेज करेंगी, प्राइवेट सेक्टर में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं। अगर हम सोचें रिलेटिव एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, कोवैक्सीन अगर लें तो 2 डोजेस कोवैक्सीन के लेने होते हैं और वो 2 डोजेस 4 हफ्ते अपार्ट लेने चाहिए। वैक्सीन का असर होगा 6 हफ्तों के बाद, पूरा इम्यूनाइजेशन कंप्लीट, और उसके बाद प्रोटेक्शन शुरू हो जाएगा। और अभी तक जो इंटरिम डेटा हमने देखा है ये कहता है कि 81% प्रोटेक्शन होगी। कोविशील्ड में इसका एक डोज लेने से कुछ 70% प्रोटेक्शन मिलती है, और अगर दूसरा डोज लेना है तो उसे अगर थोड़ा डिले कर सकें तो इसका असर ज्यादा रहता है। और ये हम जानते हैं क्योंकि यूके में बहुत सारी इम्यूनोजेनिसिटी स्टडीज की गई हैं जहाँ पे बहुत ही डिटेल में इम्यून रिस्पॉन्स देखा गया है। तो कोविशील्ड में दोनों डोज लेने में टाइम लगता है क्योंकि इनका इंटरवल ज्यादा रहता है, पर एक डोज के साथ भी कुछ प्रोटेक्शन मिल जाता है। और फर्स्ट डोज अभी तक कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज में हम जानते नहीं है क्योंकि देखा नहीं है, डेटा नहीं है। और कोविशील्ड का हमारे पास ये डेटा है कि एक ये वेरी रेयर साइड इफेक्ट है, लेकिन कोवैक्सीन के लिए हमें नहीं पता कि अभी तक कोई निकल के नहीं आया है। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन हो सकता है दोनों के बीच में, लेकिन ऑब्वियसली फिर लोगों को जो मिल रही है वो लेनी चाहिए। तो अगर हम सोचे कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, जो भी मिलती है वो लेनी चाहिए। एक और बड़ा सवाल जो आप लोगों के मन में आएगा यहां पर वो ये है कि क्या बच्चों को वैक्सीन देनी चाहिए? ये जो 18 साल की एज लिमिट सेट कर रखी है, 17 साल 16 साल के टीनेजर्स का क्या होगा? और उससे भी छोटी एज पर जाएं तो 10-12 साल के बच्चों का क्या उन्हें कोविड हो सकता है? और क्या उन्हें वैक्सीन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आई थिंक अल्टीमेटली सभी को वैक्सीन लेनी होगी, बच्चों को भी लेनी होगी। अच्छा। पर अभी तक ऐसा हुआ है कि वैक्सीन का लाइसेंस 18 से ज्यादा या 16 साल से ज्यादा लोगों को के लिए किया गया है। फाइजर की वैक्सीन 16 एंड अबव के लिए है, दूसरी सारी वैक्सीन 18 एंड अबव के लिए है। अभी फाइजर और मोडर्ना बच्चों में वैक्सीन टेस्ट कर रहे हैं और ये अच्छी तरह से काम कर रही है। जो 12 साल से ज्यादा के लिए टेस्ट की गई हैं ये वैक्सीन ठीक से काम कर रही हैं। अब उन्होंने एज डिसेंडिंग स्टडीज की हैं और 2 साल और 6 महीने के बच्चों में भी ये वैक्सीन की इवैल्यूएशन होगी। अभी होगी, लेकिन उन्हें भी लेनी पड़ेगी, इतनी छोटी एज के बच्चों को भी, न्यूबॉर्न बेबीज को भी। न्यूबॉर्न्स को जरूरत नहीं होगी क्योंकि हम जानते हैं कि लैक्टेटिंग वुमेन हु आर इम्यूनाइज्ड और हु आर इन्फेक्टेड वो एंटीबॉडीज ट्रांसफर करती हैं। और अगर हम बात करें उन लोगों की जिनको डायबिटीज है या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, क्या इन लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए? सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए। वैक्सीन नहीं लेने की एक ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि अगर आपने पहला डोज लिया है और उस डोज के बाद कोई रिएक्शन हुई है तब दूसरा डोज नहीं लेना चाहिए। रिएक्शन कुड बी एनाफिलैक्सिस या क्लॉटिंग अगर हो गई या कुछ भी
हो गया जो आप वैक्सीन के साथ रिलेट कर सकते हैं, तब इस वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लेना चाहिए। लेकिन इन जनरल अगर लोगों को कोई और प्रॉब्लम है ये सारी, तो वैक्सीन लेने से ऐसा नहीं होगा कि और कोई साइड इफेक्ट आएंगे या उनके लिए बुरा होगा? नहीं, तो जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ है, जिन लोगों को आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून डिजीज है, जिनको कीमोथेरेपी चल रही है या कीमोथेरेपी हो गई है, सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि जिन लोगों को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे कि जिन लोगों का कीमोथेरेपी हुआ है, जिन लोगों को लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स की ट्रीटमेंट चल रही है, उनमें बहुत ही केयरफुल होना होगा, क्योंकि उनका इम्यून रिस्पॉन्स सही नहीं रहेगा। अगर वैक्सीन ले लें तो कुछ प्रोटेक्शन होगी, पर उनमें कम होगी। ठीक है। और एक न्यूज फैली थी कि जो औरतें मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही हैं उन्हें नहीं लेनी चाहिए वैक्सीन। बिल्कुल लेनी चाहिए। और प्रेग्नेंट औरतों को? जब वैक्सीन पहले रिस्ट्रिक्टेड यूज, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के साथ लाइसेंस हुई थी, उस वक्त कहा गया था कि प्रेग्नेंट औरतों और जो दूध पिला रही हैं उनको वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन इनमें टेस्ट नहीं हुई है। अच्छा। फिर उसके बाद सीडीसी के लोग थे, उन्होंने गाइडेंस दिया है कि अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं और आप प्रेग्नेंट हैं, तो ये आपको डिस्कस करना चाहिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ, और फिर देखना चाहिए अगर आप वैक्सीन लेना मांगते हैं या नहीं। अच्छा। और आज हमारे पास डेटा है फाइजर और मोडर्ना की वैक्सीन के साथ, और एस्ट्राजेनेका का आएगा सुन, कि ये वैक्सीन 35,000 प्रेग्नेंट वुमेन को दी गई हैं और अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए। तो ठीक है, यानी वो भी ठीक है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए लेना। जो डेटा अभी तक हमारे पास है कि जिन लेडीज ने ये वैक्सीन सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में लिया था, उनकी डिलीवरीज हो गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने वैक्सीनेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लिया था, अभी तक उनके बच्चे अभी तक नहीं पैदा हुए। अच्छा, ट्रू। But there's no reason to worry about that. Should be okay. और जो नया स्ट्रेन आ रहा है, इतने सारे नए स्ट्रेन आ रहे हैं, कहीं साउथ अफ्रीका, यूके में, इंडिया में, तो क्या ये सारी वैक्सीन इन सारे नए स्ट्रेन के खिलाफ काम करेंगी? तो अभी तक जो हमने देखा है कि यूके स्ट्रेन बहुत ही ट्रांसमिसिबल स्ट्रेन है, पर सारी वैक्सीन काम कर रही हैं। जब ये वैक्सीन बहुत ब्रॉड स्केल पे इस्तेमाल होगी तब हमें पता चलेगा, पर अभी तक तो लग रहा है कि वैक्सीन काम कर रही हैं। इजराइल से डेटा आया है, इजराइल में फाइजर वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है, और फाइजर वैक्सीन के साथ एक डोज देने में प्रोटेक्शन नहीं रहती है, पर 2 डोज देने के बाद 2 हफ्ते बाद कोई साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन की इन्फेक्शंस नहीं दिख रही है। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि क्या होगा अगर हम सिर्फ एक ही डोज लें वैक्सीन की, दूसरी डोज मिल ही ना पाए क्योंकि इतनी शॉर्टेज हो रही है। तो इंतजार कीजिए। एक डोज से कितना फर्क पड़ता है, ये एक ऐसी चीज है जिसकी बात मैंने इस पुराने वैक्सीन वाले वीडियो में भी करी थी। ये चार्ट आपको दिखाता है कि कितनी प्रोटेक्शन आपको मिलती है सिर्फ एक डोज लेने के बाद वैक्सीन के। फाइजर वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दोनों के लिए परसेंटेज अलग अलग है, और टाइम के साथ साथ ये परसेंटेज बढ़ती रहती है। और तब क्या होगा अगर आपने पहला डोज लिया और फिर आपको इन्फेक्शन हो गया? तो अगर इन्फेक्शन हो गई है तो ये जानना जरूरी है कि ये वैक्सीन काम करती हैं। तो इन्फेक्शन हो जाए तो आपके सिम्टम्स ज्यादातर माइल्ड रहेंगे, या तो सिम्टम्स नहीं होंगे या सिम्टम्स माइल्ड रहेंगे। फिर सेकेंड डोज का क्या होगा लेकिन? तो थोड़ा इंतजार करके सेकेंड डोज ले लीजिएगा। तो कोई ऐसा सेट अमाउंट ऑफ टाइम है कि हमने रिकवर कर लिया और उसके बाद सेकेंड डोज लेनी चाहिए? हमारी सरकार कहती है कि 2 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लेना चाहिए, रिकवर करके 2 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लेना चाहिए। मेरी समझ में इंटरवल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। कोवैक्सीन के लिए 4 हफ्ते इंतजार करना चाहिए, और कोविशील्ड के लिए 8 से 12 हफ्ते इंतजार करना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि अगर इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा से ज्यादा चाहिए तब ये गैप देना जरूरी है। अगर इन्फेक्शन हुई है और आपने वैक्सीन ले ली है, इट शुड हैव नो इफेक्ट। अगर आपने टेस्ट कराया है, आप पॉजिटिव हैं और आपकी वैक्सीन की अपॉइंटमेंट है, तो थोड़ा इंतजार करके वैक्सीन लीजिएगा। 4 हफ्ते कम से कम इंतजार कीजिए, उसके बाद वैक्सीन ले लीजिएगा। WHO का रिकमेंडेशन है कि अगर शॉर्टेज है वैक्सीन की तो आप 6 महीने इंतजार भी कर सकते हैं, क्योंकि एक इन्फेक्शन का राउंड आपको
6-7 महीने प्रोटेक्शन देता है, अबाउट 80% प्रोटेक्शन। अगर किसी को ऑलरेडी कोविड हो रखा है और वो रिकवर कर रखे हैं तो उनकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होगी या फिर किसी ने जो वैक्सीन ली है उनकी ज्यादा अच्छी होगी? मेरी समझ में अगर इन्फेक्शन हुई है और वैक्सीन ली है देन दैट इज द बेस्ट प्रोटेक्शन, द कॉम्बिनेशन। एंड शायद आपको सेकेंड डोज की जरूरत भी ना पड़े, पर अभी तक ये हम नहीं जानते। तो हम ये जानते हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन हुई है, आपने एंटीबॉडीज बनाई है, आपको वैक्सीन का पहला डोज दिया जाए तो थोड़ी सी बूस्टिंग होती है एंटीबॉडीज में, पर दूसरा डोज जब दिया जाता है तो और बूस्टिंग नहीं रहती है, एक प्लेटोइंग इफेक्ट हो जाता है। हाँ हाँ, और फिर वो दूसरा डोज यूजलेस है लेकिन कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं है उसका। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके वैक्सीन को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में।